हेलो दोस्तों, राजनीति वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने राजनीति वाला के प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस सीरीज का नाम है राजस्थान करंट अफेयर सीरीज। इससे पहले इस सीरीज में हम मई 2023 की करंट अफेयर की बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है जून 2023 की करंट अफेयर के बारे में बात करना। इससे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि इसी चैनल पर एक नई सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट कर रखी है और उस सीरीज का नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री। उस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं कि कौन से मुख्यमंत्री के साथ किस मुख्य सचिव ने काम किया, कौन से मुख्यमंत्री के साथ कौन से राज्यपाल ने काम किया, कौन सा मुख्यमंत्री दूसरे राज्य का राज्यपाल रहा, कौन सा राज्यसभा सांसद रहा, कौन से विभाग का अध्यक्ष रहा, या ऐसे अनेकों ढेर सारे तथ्य हमने उसमें समाहित किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के जो है वो प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं और आरपीएससी में आने वाले तथ्यात्मक प्रश्नों की जो गलत होने की संभावना है उसको शून्य कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जून 2023 करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के साथ में। तो दोस्तों, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो राजस्थान को, इस पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार मिले हैं और ये पुरस्कार जो दिया गया था वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया था। और दोस्तों इसमें राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले हैं, 3 श्रेणियों में मिले हैं। जो पहला पुरस्कार मिला है वो मिला है सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में, और सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में जो मिला है दोस्तों वो मिला है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को। और अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को जो है इस मामले में सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान जो है उसको मिला है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अपन बात करें, दूसरा जो अवार्ड मिला है वो मिला है बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी में। और इस बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन की श्रेणी में जो मिला है दोस्तों वो मिला है वाटर यूजर एसोसिएशन 9/2। ये श्री गंगानगर का है। कहाँ का है ये गंगानगर का है। और इसको जो है दोस्तों कौन सा स्थान मिला है या कौन सा श्रेणी का जो है वो पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी का। और कौन सा वो मिला है दोस्तों? सेकंड पुरस्कार मिला है, यानी कि सेकंड पुरस्कार मिला है इसको, सेकंड स्थान रहा है इसका। उसके बाद अगर बात करें अपन तीसरे पुरस्कार की तो वो मिला है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में जो राजस्थान को पुरस्कार मिला है वो थर्ड नंबर का पुरस्कार मिला है। और ये मिला है दोस्तों, स्कूल है उसका नाम है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाउरी जोधपुर को। तो अपने को याद रखना है दोस्तों कि अपने चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था उसमें राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले। पहला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी में अर्पण सेवा संस्थान को, दूसरा बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन की श्रेणी में वाटर यूजर एसोसिएशन गंगानगर को, और जो तीसरा अवार्ड मिला है दोस्तों वो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाउरी जोधपुर को। याद रहेगा, ये प्रथम वाला जरूर याद रख लेना कि सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का जो है श्रेणी का अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है? अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को मिला है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम खाद्य सुरक्षा सूचकांक की। तो अभी हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था और इसमें दोस्तों जो है राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि इससे पहले भी जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था उसमें भी राजस्थान को 8वां ही स्थान मिला था। और ये जारी किसने किया है? वो किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो थे डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा बात है करनी है, वो अपना जो अगला बिंदु है वो है ग्रीन लंग्स। ग्रीन लंग्स क्या है दोस्तों? ग्रीन लंग्स का मतलब है हरे भरे फेफड़े। यानी कि अभी क्या है कि प्रदूषण जो है वो शहरों में औद्योगिकीकरण के चलते या फिर वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो राजस्थान सरकार ने एक नया नवाचार किया है और एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आई है, ग्रीन लंग्स प्रोजेक्ट। अब दोस्तों इसको ग्रीन लंग्स प्रोजेक्ट तो नाम दिया गया है, लेकिन इसके तहत किया क्या जाएगा? इसके तहत वन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। और अभी शुरुआत में जो है राजस्थान सरकार ने 13 शहरों का चुनाव इसके लिए किया है। अब इन 13 शहरों का चुनाव जो किया है, इन 13 शहरों
के चारों तरफ आसपास जो है वो वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे कि स्वच्छ वायु जो है, स्वच्छ हवा जो है, स्वच्छ वायु जो है लोगों को मिल सके और जो हमारे फेफड़े हैं वो कैसे रह सकें, हरे भरे रह सकें, यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों, एक नया नवाचार और राजस्थान सरकार ने किया है, और वो नवाचार जो किया गया है वो राजस्थान सरकार के जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने ये नवाचार किया है, और वो एक नई पहल लेकर आई है, और उस पहल का नाम है डायल फ्यूचर। डायल फ्यूचर का मतलब है अपना फ्यूचर डायल करो। अब अपना फ्यूचर डायल कैसे करेंगे? तो दोस्तों क्या होता है कि जब 10वीं 12वीं में कोई बच्चा पढ़ता है, 10वीं पास कर ली बच्चे ने, तो 10वीं पास बच्चे के सामने ये समस्याएं होती है कि वो सब्जेक्ट क्या ले, वो विज्ञान वर्ग चुने, वो कॉमर्स को चुने, वो बायोलॉजी ले या मैथ ले या आर्ट ले, किस सब्जेक्ट को वो चुनाव करे जिससे कि उसका भविष्य उसमें बन सके। लेकिन 10th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा होता है तो उसमें ये जानने की क्षमता और इतना भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए ये प्रोग्राम राजस्थान सरकार द्वारा जो है स्कूल शिक्षा विभाग जो है चला रहा है, और इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों कि प्रत्येक स्कूल में एक पथ प्रदर्शक शिक्षक बनेगा, यानी कि एक नया नाम दे दिया शिक्षक को कि पथ प्रदर्शक शिक्षक। पथ प्रदर्शक शिक्षक का मतलब है पथ दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला शिक्षक। अब ये पथ प्रदर्शक शिक्षक है क्या दोस्तों? तो डायल फ्यूचर जो कार्यक्रम चल रहा है, इस डायल फ्यूचर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को चिन्हित कर दिया जाएगा कि भाई ये शिक्षक जो है वो बच्चों को जो है वो फ्यूचर के बारे में बताएगा कि आपको आगे जाकर के क्या करना चाहिए, और उसी शिक्षक को जो है वो क्या कहा गया है, पथ प्रदर्शक शिक्षक जो है वो कहा गया है। आगे चलें दोस्तों, ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों, यहाँ से इसके जो है परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी अपन इसकी बात करें दोस्तों, तो राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, इम्पोर्टेंट लगा लेना, इम्पोर्टेंट है ये कि राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है। और किसने दिया है? ये दिया है केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। कारण क्या है दोस्तों? कारण ये है कि वर्ष 2022-23 में जो राजस्थान है उसने राजस्थान ने 2022-23 में दोस्तों वो देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया था, यानी कि सर्वाधिक पवन परियोजनाएं जो हैं वो स्थापित की थी राजस्थान ने। और राजस्थान ने पिछले वर्ष 2022-23 का जो एक वर्ष है, उस ही वर्ष में राजस्थान ने 867 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर ली थी। अगर बात करें तो राजस्थान की जो क्षमता थी पहले, जो 2022 में पवन ऊर्जा की जो क्षमता थी वो थी दोस्तों 4337। कितनी थी? 4337, जो मार्च 2023 में बढ़कर के कितनी हो गई है दोस्तों? 5204 हो गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5204 मेगावाट जो है वो अब जो है वो पवन ऊर्जा क्षमता राजस्थान की हो गई है। कितनी हो गई है? 5204। याद रखना, पहले कितनी थी? 4337, अभी कितनी है? 5204। उसके बाद दोस्तों बात करें अपन तो 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार जो है वो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये मैंने लिख दिया है। ये जो है एक जोधपुर की एक संस्थान है, आध्यात्मिक पर्यावरण संस्थान, ये जोधपुर का है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये देता है। ये योगेंद्र सिंह को दिया गया है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, जेम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो राजस्थान को जेम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो मिला है, और इस जेम एक्सीलेंस अवार्ड में जो है वो सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। जेम एक्सीलेंस अवार्ड का सिल्वर पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। अब ये पुरस्कार होता क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो है वो ऑनलाइन जो है वो SC ST वगैरह के लिए जो है वो कार्य किए जाते हैं, वर्ग के लिए कार्य किए जाते हैं, उसमें राजस्थान ने सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए अपने को ये पुरस्कार मिला है। अपने से पूछेगा क्या कि जेम एक्सीलेंस अवार्ड में कौन सी श्रेणी का पुरस्कार राजस्थान को मिला है? तो वो सिल्वर पुरस्कार जो है वो सिल्वर श्रेणी का पुरस्कार जो है अपने को मिला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये राजस्थान किसान महोत्सव, तो राजस्थान किसान महोत्सव जो है वो राजस्थान किसान महोत्सव कहाँ हुआ था? सीतापुरा जयपुर में।
कितने दिवसीय, 3 दिवसीय था। कब से कब तक हुआ है दोस्तों, ये 16 से 18 जून तक हुआ था। अब इसमें जो राजस्थान किसान महोत्सव था ना, ये इसमें क्या हुआ था कि जो कृषि से संबंधित यंत्र हैं और जो कृषक हैं उनको जो है वो अलग अलग यंत्रों के बारे में बताना, उनको योजनाओं के बारे में जागरूक करना, ये सारी चीज़ें इस राजस्थान किसान महोत्सव में की गई थी। उसके बाद है दोस्तों एक ये अपना जो ये मैंने लिखा है इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023। अब देखो ये दोस्तों इसका आयोजन तो हो रहा है कहाँ पर, नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि अब ये प्रश्न आने लायक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों, क्योंकि मामला गंभीर है। मामला कैसा है, गंभीर है। अब ये इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023 का आयोजन जो है वो देश से बाहर हो रहा है, नैरोबी केन्या में। और इसमें मतलब सहयोग कौन कर रहा है, राजस्थान के जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो अवधारणा है ना दोस्तों, वो इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान रखी गई थी। और इसके जो आयोजक करता हैं, यानी कि आयोजन जो कर रहे हैं वो कौन कौन है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री, ये आप याद रखना। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या, यानी कि राजस्थान के जो प्रवासी वहाँ पर रहते हैं केन्या में, उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो हमारे निर्यात को क्या करती है, प्रमोट करती है, उसके द्वारा जो है ये इन 3 संस्थाओं के समन्वय के द्वारा इस इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ होगा दोस्तों, नैरोबी केन्या में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो दोस्तों याद रखने वाली है, ये अपने को याद रखना है कि इस एक्सपो के लिए राजस्थान से जो नामित किया गया है दोस्तों, वो कौन है, वो है दोस्तों धीरज श्रीवास्तव। ये नाम याद रख लेना, किसको, धीरज श्रीवास्तव को जो है वो इसके लिए क्या किया गया है, राजस्थान से नामित किया गया है। किसके लिए दोस्तों, किसके लिए किया गया है दोस्तों, तो वो किया गया इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है कि धीरज श्रीवास्तव को याद रख लेना। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब सीधा प्रश्न पूछता है, वो इतना घुमाता फिराता है ही नहीं। क्यों नहीं घुमाता फिराता है, कि वो सीधा ऐसे पूछेगा कि मतलब इतना अंदर डीप जा नहीं रहा। आजकल क्या है कि वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, वो फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। अब वो पूछेगा कि काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है ना, या फिर काली तीर जो लिफ्ट परियोजना है उससे लाभान्वित जिला कौन सा है, इतना ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो जो काली तीर जो लिफ्ट परियोजना है उसका संबंध जो दोस्तों वो है धौलपुर से। और धौलपुर में भी विशेषकर अगर देखें तो सरमथुरा बसेड़ी यहाँ की तहसील है धौलपुर की, उसमें सरमथुरा एक स्थान है, वहाँ पर काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया था किसने, लोकार्पण किया था किसने, सीएम साहब ने किया था 7 जून 2023 को, इसलिए ये चर्चा में है। इससे लाभान्वित जिला जो है वो है धौलपुर। और धौलपुर के भी कितने, 3 तो शहर और 433 ग्रामीण क्षेत्र इससे जो है वो लाभान्वित होंगे। इतना याद रखना है कि काली तीर जो लिफ्ट परियोजना है वो कहाँ पर है, तो वो काली तीर जो लिफ्ट परियोजना है वो धौलपुर है। उसके बाद दूसरी है दोस्तों, इसी का भाग है सिलावट एनीकट परियोजना। सिलावट एनीकट परियोजना, एक सिलावट गांव है, सिलावट तो आपने सुना ही है ना, धौलपुर में सिलावट गांव जो अपन जीके में भी पढ़ते हैं। तो सिलावट एनीकट परियोजना जो है वो सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर में इसको विकसित किया जा रहा है। और इससे जो परियोजना से लाभान्वित होंगे वो जो धौलपुर की जो 4 तहसील हैं, उन तहसीलों के जो गांव है ना वो इससे लाभान्वित होंगे। उसमें एक तो सिलावट खुद ही है, एक काटरपुरा है, एक जवारकापुरा है और एक कसियापुरा के गांव इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों इसमें याद इतना रखना है कि काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध कहाँ से है, धौलपुर से, ये चीज़ याद रखनी है। काली तीर परियोजना का संबंध कहाँ से है, धौलपुर से। और सिलावट एनीकट परियोजना का भी कहाँ से है, धौलपुर से। चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो है वो इसका शिलान्यास किया था 7 जून को, किसने, अपने मुख्यमंत्री साहब ने। उसके बाद दोस्तों नीरज तंबोलिया, अब ये कुछ चर्चित नाम जो रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नीरज तंबोलिया क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनको अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 किसको मिला, तो नीरज तंबोलिया को मिला। अब वो
ये पूछ लेगा कि नीरज तंबोलिया का संबंध किस जगह से है या किस जिले से है, तो जयपुर जिले से है। अब इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, तो ये जो नीरज तंबोलिया जी हैं, ये जेके लोन अस्पताल है जयपुर में, और उसमें ये नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। तो इन्होंने वहाँ पर कोरोना में, और विशेषकर जो इनके दीन दुखी लोग हैं उनकी इन्होंने 31 वर्ष तक जो है वो निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसके लिए जो है, और विशेषकर कोविड में इन्होंने जो है लोगों की बहुत सहायता की थी, उसके लिए जो है नीरज तंबोलिया साहब को जो है वो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वंदिता सहरिया है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला हो गया। ये जो वंदिता सहरिया है, इसको जो है दोस्तों, जो अपना WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। वहाँ पर एक चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। उस चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में इन वंदिता सहरिया का एक चित्र इन्होंने बनाया था, और उसका नाम था व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। इसके लिए इनको हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में जो है इनको पुरस्कार मिला है। तो अपने को याद रखना है कि वंदिता सहरिया को जो है वो हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार मिला है, और किस में मिला है, वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में, जो WHO के मुख्यालय में आयोजित हुआ था, उसमें। ये विश्व का मामला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया, प्रश्न आ सकता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो राजस्थान युवा महोत्सव है, इसमें अपने को याद रखना है कि राजस्थान युवा महोत्सव जो है, इस राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा, एक तो ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, एक जिला स्तर पर किया जाएगा, और एक राज्य स्तर पर किया जाएगा, है ना। और ये युवा महोत्सव स्टार्ट कब होगा, जुलाई में, यानी कि ये कब आयोजन होगा इसका, जुलाई 2023 में, यानी कि राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन जुलाई 2023 में किया जाएगा, मतलब अब इसी में आकी बात चल रही। उसके बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने को ध्यान से देखना है। शिक्षा भूषण सम्मान, शिक्षा भूषण सम्मान ये एक सम्मान है, और ये किसको दिया जाएगा सम्मान, भामाशाहों को दिया जाएगा, जो सरकारी विद्यालयों में 30 लाख या अधिक से 30 लाख या इससे अधिक सहयोग राशि देंगे, उन भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। और जो शिक्षा श्री सम्मान है, ये कहाँ दिया जाएगा, जो जिला स्तर पर 30 लाख से कम राशि का सहयोग देंगे उनको शिक्षा श्री सम्मान जो है वो दिया जाएगा, यानी कि जो 30 लाख रुपए से या इससे अधिक का सहयोग राशि जो है भामाशाह देंगे, जो उनको तो शिक्षा भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, और जो जिला स्तर पर 30 लाख से कम देंगे उनको शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये ब्लू पोट्री के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है दोस्तों। तो ये ब्लू पोट्री के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन रहा है, ब्लू पोट्री के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, जयपुर में। और ये काम क्या करेगा, ब्लू पोट्री के संरक्षण और संवर्धन का काम करेगा। अब इस ब्लू पोट्री के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का जो विकास है, या इसको जो विकसित करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, उद्योग विभाग कर रहा है, और किसके साथ मिलकर के, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर के जो है वो इसको विकसित कर रहा है, कौन, उद्योग विभाग। उसके बाद दोस्तों, यहीं पर दोस्तों क्या विकसित किया जाएगा, ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, कहाँ, जयपुर में ही। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा, और वो काम क्या करेगा, जो ब्लू पोट्री है उस ब्लू पोट्री के लिए क्या करेगा, संवर्धन और संरक्षण का काम जो है वो दोस्तों ये करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की बात करें, ये फैक्ट हैं, याद रखने हैं। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ बनेगा, प्लेनेटोरियम अपन पढ़ाई था पहले, कोटा में, और इसी के अंदर जो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र बन रहा है और डिजिटल प्लेनेटोरियम बन रहा है कोटा में। यहीं पर फन साइंस और थीमेटिक गैलरीज बनेंगी, और आउटडोर और इंडोर मॉडल्स यहाँ पर रखे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये बजट में भी था।
अब देखो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा, ये वाला, कि राजस्थान में एक अभियान चल रहा है, कौन सा, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। और ये शुरू हुआ था अगस्त 2022 में, और कब तक चला था, अप्रैल 2023 तक ये चला था। और प्रदेश में कितनी पंचायतों में चला था ये, 1440 पंचायतों में इसको चलाया गया था। अब दोस्तों जो इस अभियान की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है दोस्तों 29 ग्राम पंचायतों को क्या कर दिया गया है, टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये जो ग्राम पंचायत हैं इनका संबंध जो है वो कौन कौन से जिलों से है, एक तो अलवर जिले की ग्राम पंचायत इसमें शामिल हैं, चूरू जिले की ग्राम पंचायत इसमें शामिल है, हनुमानगढ़ की शामिल हैं, जैसलमेर की शामिल हैं, झुंझुनू और सीकर और बूंदी। इन जो है जिलों की 29 पंचायतों को जो है वो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें अपन, तो ये अपने को पता ही है कि हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कहाँ बन रहा है, जोधपुर में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, जोधपुर में बन रहा है। कहाँ पर बनेगा दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ पर बनेगा दोस्तों, ये जोधपुर में। और ये काम क्या करेगा, शिल्पकारों और बुनकरों के उत्थान के लिए काम करेगा। और ये जो है दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है, और उस योजना का नाम है सहकार ग्राम आवास योजना। इसमें क्या होगा कि जो किसान होते हैं ना, वो अपने खेतों पर जो है कई बार मकान बना लेते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। वहीं पे अपने जैसे गांव में होता है ना कि खेत पे जा कर के जो है वो एक ट्यूबवेल लगा दी, समरसेबल लगा दी, वहीं खेत की बाड़ेबंदी कर दी, और उसी में जो है वो फल सब्जी वगैरह और जो भी है वो घर के लिए आवश्यक सामग्रियां हैं, जो भी चाहिए है ना, फल सब्जी बो लेते हैं और वहीं पे आराम से घर बना के रहते हैं और वहीं सोते हैं, और खेत की रखवाली भी हो जाती है और वहाँ रहना भी हो जाता है। तो ऐसे किसानों के लिए जो खेत पर आवास बनाना चाहते हैं या खेत पर जो वो निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो सरकार ने सहकार ग्राम आवास योजना प्रारंभ की है। और इसके अंतर्गत जो है वो सरकार जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा कितने लाख तक का, 50 लाख तक का जो वो है ब्याज उस पर कितनी लगेगी, 6% लगेगी, और 50 लाख तक का लोन देगी। और ये लोन जो है वो 3 किस्तों में मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सहकार ग्राम आवास योजना के अंतर्गत जो किसान खेत पर जो है वो अपना आवास बनाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने ये सहूलियत करती है कि वो केंद्रीय सहकारी बैंकों से जाकर के जो है ऋण ले सकते हैं और वो मकान बना सकते हैं। और वो ऋण कितने तक का मिल सकता है, 50 लाख तक का। और इस ऋण पर जो है ब्याज कितनी देनी पड़ेगी दोस्तों, 6%। अब यदि कोई किसान अगर टाइम से किस्त भरता है उस लोन की, तो उसको जो है वो सरकार अनुदान देगी, कितने प्रतिशत का, 5% का अनुदान देगी। और इस जो लोन है इसकी अवधि होगी 15 वर्ष तक। यानी कि किसान लोन ले सकता है 50 लाख का, 3 किस्तों में मिलेगा, 6% ब्याज देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बढ़िया टाइम पर अगर वो अपना लोन भरता है, किस्त भरता है, EMI भरता है, तो उसको जो है वो 5% जो है वो अनुदान देगी राज्य सरकार। और ये ऋण जो है वो कितने वर्ष तक के लिए मिलेगा उसको, 15 वर्ष तक। यानी कि वो ऋण लेकर के 15 वर्ष तक उसको धीरे धीरे जो है भर सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, तो ये जो हमने आज ये जून का जो है वो 2023 का जो करंट अफेयर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों इसके अलावा में जैसे कुछ बोर्ड वगैरह हैं तो उनको एक साथ हम ले लेंगे। बोर्ड हैं, है ना, कुछ योजनाएं हैं, उनको हम एक साथ जो है वो बोर्डों को अलग कर लेंगे, योजनाओं को अलग कर लेंगे, और वो पूरा एक साथ ही हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। आप जितना प्यार और दुलार इस चैनल को देंगे, आप इस चैनल के परिवार को बढ़ाएंगे, उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा, काम करने का जुनून बढ़ेगा, और आपको इससे भी अच्छे फैक्ट और इससे भी अच्छा कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।